हम लोग बीपीएससी आज हम बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर 100 तक करेंगे। 53 से क्वेश्चन नंबर आधुनिक भारत का इतिहास करेंगे। इससे पहले दूसरे वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक कर दिए हैं क्वेश्चन, फिर 20 से 52 तक कर दिए हैं। देखो, बीपीएससी पीटी के परीक्षा के रिलेटेड से बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे होंगे तो देखते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना ना भूलें किस चीज़ पर वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया? तो किन प्रांतों से चयन किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर से। तो क्यों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को चयन गोरखा और सिख पंजाब के उत्तर प्रांत से किया? 1857 के विद्रोह के भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से वो क्या कहना ब्रिटिश सरकार ने अपना सेना नियुक्त किया। इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हीं संदेश थी दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम यूपी से प्रांत के थे। जब विद्रोह के समय बंगाल से 60% सैनिक तथा उत्तर प्रदेश और अवध में थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थे। इसी कारण से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सर जेम्स एंट्रन एंड डब्ल्यू टेलर ने, माने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र संज्ञा दी। तो सर जेम्स अंट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स अंट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के परिणाम बताया है। 1857 विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के परिणाम बताया है। अल्ट्राम के विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसे हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस की ओर से सील के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सील के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थक सैनिक विद्रोह था, जिससे न कोई अस्थायी नेतृत्व ही था और न ही साधारणतः समर्थन प्राप्त था। इसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। अठारह सत्तावन के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बी डी सावरकर। देखो ऑप्शन ए हो जाएगा बी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में के विद्रोह को सूचित कर स्वतंत्रता संग्राम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। किसने? बी डी सावरकर। सरस्वती बीपीएससी में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन संबंधित है? ऑप्शन बी पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिससे सेना के रेजिमेंट की जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000
से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों की भारतीय सैनिकों को 1:2 के अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में अनुपात 1:3 रखा गया। बंगाल यूरोपीय सैनिकों की संख्या इस बंगाल में 1% यूरोपीय में 2% रखा गया, जबकि मद्रास में 1% और मुंबई में 3%। नील विद्रोह किसके बारे में बेस था? ऑप्शन सी ई हो जाएगा ना। उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें। ऑप्शन सी ई होगा। 1860 के में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में की विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों का विरोध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण थी ददनी प्रथा, जिसने बागान मालिकों किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अतिरिक्त भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान में मालिक पूर्व निर्धारित दर बहुत कम थी पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इसी प्रकार ही बेगार कृषि के विरोध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस प्रकार पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा। नील कृषकों को दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक के हैं तो आपको पता है दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन बी रचवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं को भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन बी रचवाड़ी प्रथा। रचवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं को भूमि का मालिक होता था और सरकार भूमि राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी कर्मशाह ने। पागलपंथ एक अर्धधार्मिक और धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के कर्मशाह सेन ने चलाया था। कर्मशाह का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारे पर किए गए अत्याचारों का विरोध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने सिरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी कौन है? ऑप्शन ए हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी सैयदुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदापुर के हाजी सैयदुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन कर रहे थे। सैयदुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1862 ईस्वी के दौरान चल रहा था। अंत में इस संप्रदाय को नई भावी आंदोलन में सम्मिलित हो गया। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा हाजी सैयदुल्लाह। ऊपर व्याख्या की गई थी, यही कर रहे थे। कूका आंदोलन किसने संगठित किया? ऑप्शन सी गुरुराम सिंह। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों के देश से बाहर निकालना था। पश्चिम पंजाब से कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था।
गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था तथा सुचारू रूप से बनाया। इसका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और तथा अंधविश्वासों को दूर कर धर्म की शुरुआत करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व एक नेता राम सिंह के कुरंगन ने कर दिया गया था, जिनकी 1855 में मृत्यु हो गई। कुका आंदोलन समझ में आ गया। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा ऊंची भू राजस्व दर। 1875 के दक्कन के विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना। भू राजस्व को ऊंची ब्याज दर और कृषकों के गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर देना, उनके हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्थित जटिलम खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने ही रक्षा करने की विफलता। इसी परिस्थिति में 1875 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्य को गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली करने लगे। इसी तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली की रकम विद्रोह का तत्कालीन कारण बन गया। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा वासुदेव बलवंत फडके ने। प्रारंभिक क्रांतियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फडके 1845-1853 में ईस्वी में कहला वासुदेव बलवंत फडके ने बम्बई प्रदेशी रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में प्रयुक्त किया। उन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप से किन भौगोलिक इलाकों में हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसी विद्रोह ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों को भी आक्रमण कर लिया। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अनन्भाव के कारण उन्होंने उपाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन डी हो जाए बड़ौदा में। बघेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बहेरा विद्रोह 1818 से 20 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरे से अधिकार एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरे सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-1819 ईस्वी में मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। बिहार का चौरी विद्रोह इस वर्ष ऑप्शन ई किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल बिहार में वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 ईस्वी में और 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोग से इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया है 1798। मानव बलि प्रथा का निवेश करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। ऑप्शन बी हो जाएगा खोड़ जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर पंजाब और मध्य भारत तक विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। खोड़ जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल मध्य भारत के फैले विस्तृत में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे और पहाड़ी क्षेत्र से रहते थे, इसलिए स्वतंत्र थे। इन्होंने 1857 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया। इसी आंदोलन नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किए। इस आंदोलन का कौन सा आंदोलन? तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने और अंग्रेज विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति नाम तो है विद्रोह नेतृत्व युवा नेता राजा का नाम से पर चक्र बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार मानव द्वारा बैल महिरा को प्रतिबंध करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए
कार्यारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश में संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीसा एजेंसी गठित की, जिसके विरोध खोड़ों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्रव्यूह लुप्त हो गया और जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन दिए हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह का नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि के किसी विद्रोह नहीं है, सही है नहीं है। इस क्षेत्र में कोल विद्रोह के 1831 से 1832 में कोल विद्रोह, असम था 1855-56 तथा मुंडा विद्रोह 1889 से 1900 तथा कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेजरो बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुक में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिंधो कान्हो चांद भैरव ने किया। संथाल विद्रोह के दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सिधो और कान्हो ने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिधो और कान्हो। मुंडाओं ने विद्रोह का खड़ा किया तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1895 में। मुंडाओ आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ, 1900 के बीच में हुआ। मुंडाओ आदिवासी युद्ध कब हुआ? तो इसको तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडाओ आदिवासी का विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति के सामूहिक खेती का प्रचलन था। मुंडा जाति के समूह में खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। कौन हमला बोला? लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनिया के सूदखोरों ने सामूहिक रूप से परंपरा को हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 30 साल तक खेती के लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1855 में दिया, इसलिए किंतु ऑप्शन डी होगा। 1895 होगा। 1895 में बिरसा ने अपने भगवान को दूत घोषित किया। 1855 बिरसा ने अपने आप को भगवान को दूत घोषित किया। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन डी बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किसके साथ जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इन अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह इस मुंडा विद्रोह के अवधि के सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्थित खुंटकटी या मुंडटी का जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्याख्या में परिवर्तन के विरोध मुंडा विद्रोह का शुरुआत हुई। लेकिन
कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में का रूप प्रदान किया रूप में प्रदान किया आंदोलन। देखो मैंने बता रहे हैं हम जिसे देखो मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुंडकटी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि जो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरोध मुंडा की शुरुआत हुई। माने माने मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुंडकारी और मुंडारी जमींदारों या व्यक्तिगत स्वाभिमित्व के भूमि की व्याख्या में परिवर्तन के विरोध मुंडा की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में यह बिरसा ने इसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुई। मुंडा आदिवासी विद्रोह का 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1895 में 1899 से 1900 ईस्वी में विद्रोह हुआ घोषित किया कि हजार मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि डिकुओ माने गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी। जो गैर जो आदिवासी नहीं उसकी लड़ाई उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर सांझ के बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए होली। लेकिन बिरसा मार्च 1919 ईस्वी के शुरुआत को गिरफ्तार कर लिया गया और जून के विद्रोह व जेल में मर गया। जून में मार्च में मैंने झुका 1900 में और जेल में मर गया। जून में विद्रोह कुचल दिया गया और बाद में बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था? ऑप्शन बिराची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा मुख्य उद्देश्य जनजाति के समाज सुधार करना, इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। मैंने बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या रहता? जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायी से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? यही था बिरसा मुंडा। 1899 से ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन बी होगा, सी होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्षधर थे? ऑप्शन है झारखंड का। काटो। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया और झारखंड राज्य से स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार से बिजावन झारखंड के राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस का अर्थात 15 नवंबर को दिन की गई। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व कोल विद्रोह के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंहभूम। मैंने 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का छोटा नागपुर के क्षेत्र सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक था। इस विद्रोह का माने कौन विद्रोह का? तो बुद्धो भगत विद्रोह जो था इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने के सर्वप्रथम कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि को अत्यधिक बढ़ाया जाना
1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया है। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसे विद्रोह को दमन कर दिया गया। हौज विद्रोह ऑप्शन सी होगा कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। इसके दौरान हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। किस संथाल पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ई होगा इनमें से देखो, छोटा नागपुर में हो जनजाति का 1820 से 21 तथा 1831 से 31 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया था। ऑप्शन सी होगा, सिंध होगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ऑप्शन बी हुए हैदराबाद का निजाम। देखो, हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलिगा तथा रिनोस्कोर के दीवानी वेलुथप्पी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन हैदर का निजाम नहीं किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंच में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मंच का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मंच से लिया गया। पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसके वायसराय ने अपनाई थी? पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने पाकिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। अठारह सौ 76 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर पाकिस्तान के प्रति अपनाई गई। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर पाकिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर आगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1878 में द्वितीय अंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1878 का वारकल अनुप्रस्थ एक्ट किसने रद्द किया था? ऑप्शन है जगह लॉर्ड रिपन और लिटन तो दूसरा हो गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वारकायुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं का समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वारकायुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में निर्धारित किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं दिया था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट का यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करना ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों का जमानती
विरोध कर सकता था। इसी अधिनियम को अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों को विरोध मामला दर्ज किए गए। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। इसे इस्तमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बेसुबादारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल लगभग 19% हिस्सा में शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे लगान 10/11 में से 10/11 भाग में 10 भाग कंपनी को देना था तथा 11/1 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। बिहार के में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ऑप्शन सी हो जाएगा भू राजस्व का निर्णय करना। इसी के लिए बिहार में परमानेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था का आरंभ 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार से लागू करने के कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वैच्छिक हस्तांतरण करना तथा मूल अधिकारों के कंपनी के लिए भू राजस्व एक निश्चित राशि तय करना था। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी और 22 मार्च 1793 परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों की जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार के स्वैच्छिक हस्तांतरण करना, मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व एक निश्चित राशि तय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में प्रेसिडेंसी के अलेक्जेंडर रिजर्व द्वारा 1792 में तमिलनाडु को बारामहल के क्षेत्र में लागू की गई। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। देखो आगे समझाते बढ़िया से। देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रिज के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी। तमिलनाडु के बारामहल में मद्रास किया। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई के प्रेसिडेंसी में लागू की गई। टॉमस मुनरो के संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। डैश में बंगाल और बिहार के भूमि के किरदारों के अधिकारों को बंगाल के लिए दिया गया था। ऑप्शन ए 1885 में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी में आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि के मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों का विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने एवं बिहार में बंगाल की अधिनियम 1885 लागू किया गया, जिसमें भूमि मालिकों को जमींदारों और किरदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया।
सत्यरथ प्रकाश की रचना की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में ईस्वी गुजरात की मरवी रियासत में निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा के स्वामी विरजानंद जी से वेदों का शुद्ध अर्थ तक वैदिक धर्म के प्रति अवधारणा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडित पताकाला लड़ाई लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनके प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेदव्यास भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंचमहायज्ञ विधि मंत्र खंडन का प्रमुख है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल ने घोष तथा शिशिर घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष और शिशिर अमृत घोष 1868 में की थी। शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई। प्रारंभ शुरू में बंगाली में 1868 ईस्वी में देसी भाषा में प्रेस अधिनियम से बचने के लिए तुरंत अंग्रेजी भाषा में बंद हो गई। मैंने 1868 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए देसी प्रेस तुरंत अंग्रेजी भाषा में हो गई। गिरीशचंद्र घोष ने बंगाली भाषा का प्रकाशन 1862 में शुरू किया। गिरीशचंद्र घोष ने बंगाली भाषा का प्रकाशन 1862 में शुरू किया। 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने हिंदू पैट्रियाट के स्थापना में भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादक बने, जिसे 1800 गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन जिसे 1879 में S. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। हिंदू के बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादक बने। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन डी W.H. एस्लीमैन। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का समाप्ति के लिए कर्नल W.H. एस्लीमैन की नियुक्ति की। 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत हो गया। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? ऑप्शन बी 1917 में। वर्ष 1917 महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। N.G. रंगा ने महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हीं महात्मा का उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस वर्ष वीर सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ऑप्शन ई हो जाएगा वीर सावरकर 1937 में। वीर सावरकर 1937 से 1943 ईस्वी तक हिंदू महासभा का अध्यक्ष थे। वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। सरकार यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। वीर सावरकर 1937 से 1943 ईस्वी तक भी हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में।
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मुस्लिम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लखनऊ समझौते हस्ताक्षर हुए। लखनऊ समझौते वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 23 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को 23 मार्च 19। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने में दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कर रहे थे। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया? इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 16 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही माउंटेन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बाद में विधेयक राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। देखो इसमें क्या क्या है। देखो माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में पेश किया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में पेश किया गया। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ इस विधेयक पारित किया गया था। बाद में इस राज्य की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 प्राप्त हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में विधेयक को पारित किया गया है। तो देखो लॉर्ड्स के नाम देखो कैसे बोला लॉर्ड्स के, तो 16 जुलाई को। ऐतिहासिक मूल्यों के प्रसिद्ध भारत माता किसने पेंट किया? ऑप्शन ए अभिनव टैगोर। भारत माता प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर या अबींद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार से विजेता रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे द्वारा 1905 ईस्वी में चित्रित पेंटिंग है। इनमें से किसे भारत ब्रिटिश साम्राज्य संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव होगा। देखो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव का माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 30 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव रखी। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बाद में तथा वह 1857 से 60 तक 1865 में तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल के धैर्य शासन की व्यवस्था की। सही नंबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और न्याय ने पूरी दुनिया में प्रेरित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा भाईचारा। समता, स्वतंत्रता एवं बौद्धो भाईचारा का नारा फ्रांस की राजनीतिक क्रांति की देन है, जिसने न केवल फ्रांस अपितु दुनिया को प्रभावित किया।
उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी से उस समय भारत का लुई 16वां था। इसके बाद 112 तक 102 को हम लोग दूसरा वीडियो लाएंगे, उससे में पढ़ाएंगे। और अब वीडियो यहीं से समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।